हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में एनसीईआरटी साइंस सीरीज में हम 12th चैप्टर 8 क्लास के कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 13th, दैट विल बी साउंड, यानी कि ध्वनि। जो साउंड है ध्वनि, तो ध्वनि होती क्या है, सबसे पहले हमें ये पता हो, जो भी हमारी हेडिंग होती है, टाइटल होता है, पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप बड़े अच्छे से सुन रहे हैं, दैट इज अ साउंड। हमें तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, हम अपने घर में ही बैठे हमें दूर से ट्रेन का जो है सायरन सुनाई देता है, हमें गाड़ियों का शोर सुनाई देता है, बाहर कोई आया है हमें उसकी हलचल पता चलती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं साउंड ही तो हैं, साउंड से ही हमें पता चलती हैं। तो एग्जैक्टली अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि साउंड है क्या, तो साउंड अगर हम देखें, डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, साउंड क्या है कि एनर्जी ही है। एनर्जी हम जानते हैं क्या करती है, ट्रांसमिट करती है, मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो इसी तरीके से जो साउंड है वो भी एक से दूसरी जगह तक मूव करती है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको पूछना चाहूंगी, मैं आपसे आपकी नॉलेज चेक करना चाहूंगी। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस के अंदर, पिछले किसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था दैट एनर्जी जो होती है हम उसको दो तरीके से वेव की फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं। एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, और दूसरी होती है ट्रांसवर्स। क्लियर, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसफर। तो आपको ये बताना है कि साउंड इनमें से कौन सी है, वेदर इट इज लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर। साउंड कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव एनर्जी कहलाएगी या ट्रांसफर्स कहलाएगी। ठीक है, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके। मैंने, अगर आपको नहीं भी पता होगा कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, साउंड की हम बात कर रहे हैं कि ये क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये अब है क्या, डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे होता है, कैसे ये डेवलप होती है। कॉज अगर हम पढ़ें, यानी कि इसका कारण क्या है, कॉज क्या है, कॉज क्या होते हैं, वाइब्रेशंस। क्यों जनरेट होती है, ओरिजिनेट होती है साउंड, वाइब्रेशंस के कारण। वाइब्रेशन जिसे आप हिंदी में कहते हैं कंपन। ठीक है, कंपन। तो क्या होते हैं वाइब्रेशंस, क्या होते हैं? देखिए, जैसे हम अपने स्कूल में हम देखते हैं, गॉन्ग होता है, हैमर होता है, जो बेल, घंटा जिसे आप कहते हैं। तो जब उस हथौड़े को, हैमर को गॉन्ग के ऊपर बजाया जाता है तो आवाज आती है ना। अभी जैसे हम इसको टच कर रहे हैं तो ये आवाज आ रही है, क्योंकि दो चीजें जो है वो क्या हो रही हैं, आपस में टच हो रही हैं, और टच होने के कारण क्या हो रहा है, वाइब्रेशंस जनरेट हो रहे हैं। हम अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, फ्लूट की हम बात करते हैं, बांसुरी की, तो जब हम उसके अंदर एयर ब्लो करते हैं, जो होल्स बने होते हैं, तो जब हवा अंदर जाती है तो क्या होता है, उसके अंदर वाइब्रेशंस डेवलप होते हैं। तबले की हम बात करें, उसके ऊपर जो तबला है, जैसे कुछ इस तरीके का तबला होता है, और यहाँ पर क्या होती है, उसकी जो स्किन होती है, लेयर जो होती है, जब हम इसको टच करते हैं तो क्या जनरेट होते हैं, वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स वाइब्रेशन के कारण ही जो है साउंड ओरिजिन होता है। अब जैसे हम बात करें कि हमारे यहाँ कहाँ से जो है साउंड ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे जनरेट हो रही है, तो ये देखिए, ये है हमारा लेरिंग्स। ठीक है, लेरिंग्स आप जानते हैं, हमारे गले के अंदर आप जब टच करेंगे अपने यहाँ पर, आप देखते हैं कि हमें कुछ हार्ड सी बोन नजर आती है, यही क्या है, हमारा लेरिंग्स है। क्या कहते हैं हम इसको, लेरिंग्स। ठीक है, अब यहाँ आपको नजर आ रहा है, ये हमारा, अगर हम ऊपर की तरफ से देखें, हेड एंड थ्रोट का अगर हम आउटर व्यू ले, तो यहाँ कहीं पर जो है ये टंग हमें नजर आ रही है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हेड पैलेट है, ये नेजल कैविटी हो रही है। ठीक है, तो नेजल कैविटी, हार्ड पैलेट, और ये टंग जो हमें नजर आ रही है, और ये हमारा जो है ये क्या है, विंड पाइप। तो विंड पाइप से जस्ट ऊपर की तरफ जो है ये हमारा लेरिंग्स होता है, और लेरिंग्स में ये हम देख रहे हैं क्या होते हैं, दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स।
इन्हीं वोकल कॉर्ड्स के जब हम बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जोर लगाते हैं और लंग्स से हम एयर को खींचते हैं, ठीक है। तो ये जो एयर है जब इन वोकल कॉर्ड्स के बीच में से होकर निकलती है, यानी कि जो नैरो स्पेस है उसमें से जब होकर निकलती है, तो इस वाले पोर्शन में क्या होते हैं, वाइब्रेशंस डेवलप होते हैं और इन्हीं वाइब्रेशंस के कारण जो साउंड है वो जनरेट होती है। अब अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो ये जो है 20 mm होता है मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर 15 mm, ठीक है। और बच्चों के अंदर जो है ये और भी छोटा होता है, इसीलिए जो साउंड्स के अंदर जो डिफरेंस आते हैं, इसी जो वोकल कॉर्ड के लेरिंग्स में जो mm इसका साइज है उसमें वेरिएशन के कारण आवाज में डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो ये हमें अलग से जो वोकल कॉर्ड का एग्जांपल दिया हुआ है ये इमेज के थ्रू हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, तो ये आपको क्लियर हुआ कि ह्यूमन बीइंग में जो साउंड है वो कैसे ओरिजिनेट होती है, ठीक। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें कि जो वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशंस हमने क्या कहा, कंपन। अब कंपन क्या होते हैं, सपोज दिस इज द पार्टिकल, ये एक कोई पार्टिकल है, इसमें वाइब्रेशन कैसे होंगे, ये आगे और पीछे जाएगा, दैट इज टू एंड फ्रो मूवमेंट। क्या कहलाता है ये, टू एंड फ्रो मूवमेंट, क्लियर, आगे और पीछे। तो जब ये अपनी मेन पोजीशन से, अगर हमें घड़ी का पेंडुलम देखते हैं, देखिए इस तरीके से होता है घड़ी का पेंडुलम, है ना। तो जब आपने देखा होगा ये कैसे मूव करता है, ये इस तरीके से और फिर इस तरीके से यहां तक जाता है ना। ये अगर हम देख लें ये पोजीशन और इधर हम देख लें ये पोजीशन, ठीक है। यहां से हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है हमारी, ये क्या कहलाएगी, मीन पोजीशन। क्या कहलाएगी ये, मीन पोजीशन, यानी कि मध्य अवस्था जहां पर वो स्टेबल है। और जैसे इसके अंदर मूवमेंट होती है, आपने देखा होगा ये आगे जाता है, फिर साइड वाइज, आगे पीछे नहीं, साइड वाइज साइड ये मूवमेंट करता है ना। इस तरफ गया, फिर मीन पोजीशन पर आया, फिर पीछे गया, फिर आगे गया, तो ये क्या कहला रहा है, इसका वाइब्रेशन, ऑसिलेशन हो रहे हैं, इसके अंदर मूवमेंट हो रही है। तो ये जो हमारा कहलाता है कौन सा, टू एंड फ्रो मूवमेंट जो पार्टिकल्स का होता है, वही उसको हम वाइब्रेशन कह देते हैं। जैसे और भी हम अपने झूले की बात करते हैं, सीसा आप देखते हैं वो ऊपर नीचे मूवमेंट होती है, स्विंग्स हम देखते हैं आगे पीछे मूव करते हैं, तो ये सब क्या है, ऑसिलेशंस हैं, ठीक है। ऑसिलेशन क्या है, ये ऑसिलेशन, ये टर्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑसिलेशन जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर्टिकुलर जो भी हमें टाइम गिवन है उसमें कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसके क्या कहलाते हैं, ऑसिलेशन। हम उसको ऑसिलेशन या दोलन आप कहें तो ये एक दोलन हुआ, या ठीक है। तो इस तरीके से हम जो मूवमेंट है उसको वाइब्रेशन हम कहेंगे, ठीक है। अब हम जब एयर की बात कर रहे हैं तो एयर में तो इस तरह का कोई मूवमेंट हमें नजर नहीं आ रहा, तो फिर वो कैसे मूव कर रही है। साउंड की हम बात कर रहे हैं, तो जो साउंड अगर हम देखें वो कैसे मूव करेगी, यानी कि उसको हम कहते हैं प्रोपेगेशन। तो यहाँ भी हमने देखा कि जो साउंड है उसका ओरिजिन कैसे होता है, कैसे बनती है, वो क्यों बनती है, वाइब्रेशंस के कारण, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम देखें कि ये जो वाइब्रेशंस बन गए हैं ये हमारे कानों तक, यानी कि कहीं पर वाइब्रेशंस हुए, मैं यहां पर बोल रही हूँ और आपको वहां तक कैसे सुनाई दे रहा है, या बाहर की कोई साउंड है वो अंदर तक मुझे कैसे सुनाई दे रही है। वाइब्रेशंस तो बाहर हैं, तो वो अंदर तक कैसे पहुंच गए, उसे हम कहते हैं प्रोपेगेशन। क्या कहते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। जो हम कहते हैं कि आवाज आ रही है, एक्चुअली आवाज चलकर नहीं आती है। क्या होता है, आवाज के और हमारे कानों के बीच में क्या है, एयर है ना। अब वो एयर जो है वो क्या कर रही है, इन वाइब्रेशंस को आगे पास कर रही है, जो अभी मैंने आपको कहा टू एंड फ्रो मूवमेंट। अब सपोज दिस इज द ह्यूमन ईयर, ओके। अब यहां कहीं पर जो है सपोज कोई बेल है, ये बजती है, ठीक है। अब ये साउंड हमारे कान तक कैसे आएगी, इस बीच में हम जानते हैं क्या है, एयर है, और एयर में क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अब ये जो पार्टिकल्स हैं क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। जब ये साउंड जनरेट होगी यहां से, तो ये साउंड इन पार्टिकल्स को वाइब्रेट करेगी। सपोज हम एक ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, हम इस तरीके से एक एक पार्टिकल को लेके चलते हैं। तो जब वाइब्रेशन होगा ये पार्टिकल वाइब्रेट होगा, ठीक है, ये आगे को मूव करेगा,
यहाँ आ जाएगा, इससे टकराएगा और अपनी पोजीशन पर वापस चला जाएगा। जो अभी हमने मीन बात की थी, ये मीन पोजीशन, ठीक है, और ये मूवमेंट। तो इसी तरीके से ये जो पार्टिकल है ये आगे गया, वापस अपनी पोजीशन पर आया और फिर वापस पीछे चला गया और फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ गया। ठीक है, यही हुआ ना। तो जब ये आगे वाले से टकराएगा तो इसमें वाइब्रेशन होगा, ठीक, ये वाइब्रेशन होगा तो ये आगे जाएगा, ये आगे वाले से टकराएगा, इसमें वाइब्रेशन होगा। तो इस तरीके से ये जो पार्टिकल्स हैं कैसे एक दूसरे के साथ टकराते हुए वाइब्रेशन को जो है हमारे ईयर तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, एक्चुअली द साउंड डजंट मूव, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं, ये जो वाइब्रेशंस है, ये साउंड को आगे लेकर जाते हैं। पार्टिकल्स नहीं, एक पार्टिकल ऐसा नहीं है कि ये टकराया और ये पार्टिकल ही चल करके यहां तक आया, नो। पार्टिकल्स में वाइब्रेशंस होते हैं और एक से दूसरे पार्टिकल तक वो प्रोपेगेट होती हुई हमारे कानों तक पहुंच जाती है। सो दैट इज हाउ साउंड प्रोपेगेट। साउंड कैसे पहुंचती है हमारे कानों तक? ड्यू टू द वाइब्रेशन प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर। एयर के अंदर जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उनमें वाइब्रेशन के कारण जो है वो साउंड हमारे कानों तक पहुंच जाती है। तो चलिए, ये हम बात करते हैं एयर की। तो अब हमने पढ़ लिया कि वाइब्रेशंस के कारण क्या हो रहे हैं, हमारे कानों तक जो है वो साउंड पहुंच रही है। लेकिन आपने देखा है कि जो साउंड का प्रोपेगेशन है वो अलग अलग मीडियम्स में हो सकता है। साउंड कैन प्रोपेगेट इन लिक्विड, इन गैस, इवन इन सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, और जो गैसियस स्टेज है वहां पर भी हो सकता है। कैसे? देखिए, गैसियस हमने एग्जांपल अभी पढ़ा एयर का, तो एयर क्या है? गैस ही तो है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो साउंड है वो एयर के पार्टिकल्स के थ्रू प्रोपेगेट हो रही है। लिक्विड हम देखें, देखिए आप में से जो लोग स्विम करते हैं उन्होंने देखा होगा कि जब स्विमिंग के लिए हम अंदर जाते हैं तो कुछ एयर बबल्स निकलते हैं, है ना, और वो एयर बबल्स क्या करते हैं, उनकी जो आवाज होती है वो हमें सुनाई देती है। दैट मीन्स पानी के अंदर भी हमें आवाज सुनाई दे रही है। आपने खेल भी कभी किया होगा, जैसे बचपन में हम बाल्टी के अंदर अपना मुंह डाल देते हैं या मग को हम नीचे उल्टा करके डालते हैं तो उसमें से अलग से साउंड आती है। दैट मीन्स लिक्विड के थ्रू भी साउंड हमारे तक पहुंच रही है। क्लियर? अब सॉलिड की हम बात करें, गाड़ी के अंदर हम देखते हैं जब हम रास्ते में चलते हैं, गाड़ियों के अंदर हम जो है म्यूजिक सिस्टम हम ऑन रखते हैं तो बाहर वाले को वो साउंड जो है सुनाई देती है। तो गाड़ी तो सॉलिड है ना, शीशे हैं, बंद हैं। अब यहाँ हम स्टूडियो के अंदर खड़े हैं, बाहर की कोई भी साउंड है वो हमें सुनाई देती है। क्यों? जो सॉलिड है, दरवाजा है, वो कैसा है? सॉलिड है, शीशा है, लेकिन उसके थ्रू जो है वो साउंड प्रोपेगेट कर रही है। तो इसका मतलब जो साउंड होगा सॉलिड, लिक्विड, गैसियस तीनों स्टेजेस में प्रोपेगेट, तीनों मीडियम्स के अंदर प्रोपेगेट कर सकती है। तो यहाँ एक चीज और हमारे सामने क्लियर आ रही है, मैंने यहाँ पर एक टर्म यूज की, मीडियम। ठीक है, माध्यम जिसे हम कहते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों माध्यमों की हमने बात की, यानी कि जो साउंड प्रोपेगेट हो रही है इन तीनों माध्यमों के द्वारा ही हो रही है। भाई हमें एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, हमें कोई ना कोई साधन तो चाहिए ना, है ना। हमें मान लीजिए मुझे यहाँ से दिल्ली तक जाना है तो मुझे कोई गाड़ी, कोई बस, कोई ट्रेन, कोई साधन तो चाहिए, माध्यम चाहिए मुझे जाने के लिए। पैदल तो मैं वहां तक नहीं जा सकती ना। तो वही जो माध्यम है वो कौन दे रहा है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस जो माध्यम है वो साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए माध्यम दे रहे हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए रास्ता दे रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। भाई एक बहुत बड़ी सारी खाई हमारे बीच में आ जाती है तो क्या हम उसको पार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और वहीं हमारे लिए एक ब्रिज बना दिया जाए तो हम उसको इजीली क्रॉस कर सकते हैं। तो वो ब्रिज कौन दे रहा है? ये तीनों जो मीडियम है वो साउंड के वाइब्रेशंस को आगे पहुंचाने के लिए वो माध्यम, वो ब्रिज, वो रास्ता दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ये जो तीनों स्टेजेस हैं इसमें क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, है ना। जैसे सॉलिड स्टेट है, सॉलिड की अगर हम बात करें तो इसमें जो पार्टिकल्स है बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, पढ़ा है हमने। तो ये टाइटली पैक्ड हो गए, पार्टिकल्स तो है ना। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें तो इसमें क्या होते हैं? पार्टिकल्स कुछ डिस्टेंस पर होते हैं, दूर दूर होते हैं। और यहीं अगर हम गैसेस की बात करें तो इसमें पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं। पढ़ चुके हैं हम ये सब चीजें। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, दीज पार्टिकल्स अलाउज द वाइब्रेशंस टू मूव
फॉरवर्ड। ये जो पार्टिकल्स हैं इन वाइब्रेशंस को एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे करके आगे तक लेकर के जाते हैं। एंड इस तरीके से ही जो है साउंड प्रोपेगेट हो रही है। इसका मतलब जो साउंड प्रोपेगेट हो रही है उसके लिए हमें इन पार्टिकल्स की, इन मीडियम की जरूरत है। अगर ये मीडियम नहीं हो तो क्या हमें साउंड सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। जिस पोजीशन को हम कहते हैं वैक्यूम, ठीक है, जो वैक्यूम यानी कि जहां से हम एयर बिल्कुल निकाल देते हैं जिस एरिया की, वो वैक्यूम हो जाता है ना, जहां पर एयर नहीं है। जैसे हम स्पेस की बात करें तो स्पेस पे हमें कोई आवाज नहीं सुनाई देती। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एयर, देयर इज वैक्यूम। वैक्यूम है वहां पर, तो वैक्यूम होगी, पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो वाइब्रेशन कैसे एक से आगे, दूसरे, दूसरे से तीसरे तक पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो भाई अब जैसे ट्रेन व्रेन सब बंद है तो मैं कहाँ हूं? मैं अपने घर ही बैठी हूं, मैं नहीं जा पा रही हूँ, है ना, तो रास्ता बंद है। तो इसी तरीके से वैक्यूम के अंदर जब पार्टिकल्स ही नहीं होंगे, साउंड के जो वाइब्रेशंस हैं पार्टिकल्स के वो आगे नहीं पहुंच पाएंगे और साउंड आगे प्रोपेगेट नहीं हो पाएगी। इसका मतलब वो सुनाई ही नहीं देगी। Clear? So that means the medium is required for the propagation of sound. The medium may be solid, may be liquid, may be gaseous. Sound के propagation के लिए, sound को आगे चलने के लिए, move होने के लिए किसी न किसी medium की, माध्यम की जरूरत होती है और वो माध्यम solid, liquid, gas कोई भी हो सकता है। लेकिन vacuum के अंदर जो sound है वो propagate नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर particles present नहीं होते हैं। Clear? Done? इतना आ गया आपको समझ में? तो ये हुआ हमारा प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। हमने सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में तीनों स्टेजेस के अंदर हमने पढ़ा कि किस तरीके से मूव कर सकती है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव की। ठीक है, अब साउंड वेव, अब जो साउंड है हमने कहा इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम उसे कैसे शो करें, दिखाएंगे कैसे हम उसे? क्या चीज है साउंड? हमें कोई ना कोई चीज तो चाहिए ना उसको दिखाने के लिए, भाई ये साउंड है ना। तो साउंड को हम शो करने के लिए उसको वेव की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। क्लियर? दिस इज द साउंड। डन? क्योंकि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और एनर्जी को ही हम वेव की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। अगर हमें इसे किसी प्लेन सरफेस पर शो करना हो तो इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। एक लहर के तौर पर, एक वेव के तौर पर हम इसको शो करते हैं। तो इसी वेव को देखते हुए हम कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं साउंड वेव की, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब जैसा पहले मैंने आपको बताया था, हमने क्या पढ़ा था? वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन के बेस पर ही हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी, इसे आप हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, क्या होता है ये? यहां पर अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। जो हमने ऑसिलेशन पढ़े यानी कि जो मूवमेंट हो रहा है, ये पार्टिकल है, आगे गया, पीछे गया, तो ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है पर यूनिट टाइम में कितना मूवमेंट ये हो रहा है, ये एक ऑसिलेशन कहलाएगा। ये अपनी मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये ए पोजीशन पर गया और ये बी पोजीशन पर आया और वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? इसका एक ऑसिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अपनी मीन पोजीशन से टू मीन पोजीशन, फ्रो मीन पोजीशन, अगेन मीन पोजीशन टू मीन पोजीशन, फ्रो मीन पोजीशन। तो ये जो एक पूरा ऑसिलेशन हुआ, दोलन हुआ, उसे हम क्या कह देते हैं? ऑसिलेशन। ठीक है, तो अब ऐसे कितने ऑसिलेशन जो है, वो वाइब्रेशन जो है कितने हो पाते हैं, उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, कितने ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, सपोज 1 सेकेंड, 1 मिनट, जितना भी यूनिट टाइम हमें दिया गया है उसमें कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर पा रहा है जो पार्टिकल है, उसे हम क्या कहेंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। ठीक है, समझ गए आप? सो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। डन? चलिए, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। इसके बाद अगर हम देखें एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है? जिसे आप आयाम कहते हैं हिंदी में। ठीक है, आयाम, आयाम क्या होगा? देखिए यहां पर ही आपको वेव नजर आ रही है ना, तो ये जो वेव है यहां पर आप देखिए, इतना ऊपर गई और इतना नीचे गई। ये जो है, हम जो पार्टिकल की हम बात कर रहे थे, ये क्या है? इसकी मीन पोजीशन है। ठीक है,
जो इसकी नॉर्मल पोजीशन होती है ये मीन पोजीशन है। और जो हमने टू एंड फ्रो मूवमेंट कहा, टू यानी कि ऊपर गया, फ्रो यानी कि नीचे गया, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम ऊपर गया उतना ही मैक्सिमम नीचे जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इस तरीके से चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जितना ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे भी जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम इसका ये हमें नजर आ रहा है मूवमेंट मीन पोजीशन से, जो मैक्सिमम डेविएशन होता है, विचलन होता है, उसे ही हम क्या कह देते हैं, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। अब ये जो विचलन है यानी कि लेंथ ये कवर कर रहा है ना, तो इसको हम किस में मेजर करते हैं, मीटर के अंदर। क्लियर? आपकी अभी जो है हमारे पास इतनी डिटेल में नहीं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए एम्पलीट्यूड क्या होता है। सो द मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम द मीन पोजीशन, जो मध्य अवस्था है, जो इसकी स्टेबल पोजीशन है, उससे जो मैक्सिमम विचलन जितना होगा वो उसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें जो हमारा अगली प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। क्या है ये, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा, अभी हमने जैसे नंबर ऑफ ऑसिलेशन पढ़े थे पर यूनिट टाइम में, इसी तरीके से अगर हम देखें पर यूनिट टाइम में कितने ऑसिलेशन वो कंप्लीट करेगी या एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगेगा, वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड, ठीक है। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा वो उसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड, ठीक है। तो आपने एम्पलीट्यूड पढ़ा, द मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम द मीन पोजीशन, फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, और हमने पढ़ा टाइम पीरियड यानी कि टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा वो उसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं टाइम वेव के बारे में। बहुत सारी और भी होंगी, वेवलेंथ होती है जैसे, यानी कि कितनी लेंथ कवर कर रही है, जैसे आप पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये जो मूवमेंट है इसे हम ट्रफ एंड क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो दो ट्रफ या दो क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो आगे की क्लासेस में और डिटेल में हम इनको पढ़ते चले जाएंगे, अभी हमें क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो अभी इतना ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो अगली प्रॉपर्टीज आती हैं वो क्या है, देखिए आप आवाज को सुन करके पहचान सकते हैं ना, चाहे आपने नहीं देखा हो, लेकिन आप बता सकते हैं कि सपोज बाहर कार का हॉर्न बज रहा है या बाइक का हॉर्न बज रहा है, कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई लड़की गाना गा रही है या कोई लड़का गाना गा रहा है या कोई बच्चा गाना गा रहा है, आप बिना देखे बता सकते हैं ना। वो जो क्वालिटी जो हमें ये सेंसेशन देती है कि आवाज में इतना वेरिएशन क्यों है, डिफरेंशिएशन क्यों है, वो क्या कहलाती है, पिच। क्या कहलाती है, पिच, ठीक है। पिच एंड लाउडनेस, ये दो चीजें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पिच एंड लाउडनेस। तो पिच जैसे आप देखें, एक हम कोयल की आवाज देखें, एक हम शेर की आवाज देखें, तो शेर की आवाज क्या है, लाउड है ना। और वहीं अगर हम कोयल की आवाज देखें तो बहुत तीखी आवाज है। तो आम भाषा में जिसे हम कह सकते हैं कि तीखी आवाज, तीखी क्यों होगी, क्योंकि इसकी पिच ज्यादा है, ठीक है। और लाउड क्यों है, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ठीक, क्योंकि वो मैक्सिमम डेविएशन करके गई है। अब जैसे सिंपली हम देखें, ये एक हमारा ड्रम है, ठीक है, ढोलक है, ड्रम है, ये सरफेस जो है बड़ी है, सरफेस ज्यादा है, फोर्स ज्यादा लगेगा, वाइब्रेशंस ज्यादा होंगे। और वहीं अगर हम एक इस सरफेस पे हम टैप करें तो किसकी साउंड ज्यादा होगी, बट नेचुरल है इसकी, क्योंकि ये जो सरफेस एरिया है इसका ज्यादा है, जो ऊपर वाले स्किन है, ढोलक के ऊपर का जो स्किन है वो सरफेस एरिया ज्यादा, और जब हम उसके ऊपर बीट करते हैं, टैप करते हैं, तो वाइब्रेशंस ज्यादा डेवलप होंगे। और वहीं छोटी सरफेस होने के कारण कम पार्टिकल्स पर वाइब्रेशंस आएंगे, तो जो साउंड होगी यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा आएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लाउड साउंड कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कार का हॉर्न है वो कैसा होगा, लाउड होगा। शेर की जो रॉरिंग है, दहाड़ है, वो कैसी होगी, लाउड होगी। फीमेल की वॉइस हम देखते हैं तीखी होती है, वो पिच उनकी हाई होती है, ठीक है, पिच हाई होना। तो दोनों चीजों में आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, लाउडनेस और पिच। पिच जिसे हम कहते हैं तीव्रता, तीखापन आप कह सकते हैं, और लाउडनेस यानी कि जो भारी आवाज, आप इसको आम भाषा में अगर समझना चाहें तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो पिच एंड लाउडनेस जो ऐसी क्वालिटीज हैं जहां पर हम बिना देखे आवाज को पहचान सकते हैं। देखिए लाउड स्पीकर के पास हम खड़े होते हैं तो हमें बहुत तेज आवाज आती है ना, क्योंकि वो लाउड होती है,
क्लियर? बहुत सारा एरिया है जिसको वो कवर करते हुए हमारे कानों तक वाइब्रेशन को पहुंचा रही है। और जब हम बहुत दूर चले जाते हैं तो साउंड धीरे धीरे कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो वेव डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इस ट्रेवलिंग के साथ साथ जो वाइब्रेशंस हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं और जो लाउडनेस है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लाउडनेस भी कम हो जाएगी। सिंपल सा एग्जांपल है, जब हम किसी म्यूजिक सिस्टम के बिल्कुल पास होंगे, किसी भी सोर्स ऑफ साउंड के बिल्कुल नजदीक होंगे तो हमें बहुत लाउड सुनाई देगी, लेकिन जैसे जैसे हम दूर चले जाएंगे वो हमें बहुत तेज सुनाई देगी। ठीक है, सो दीज आर द टू सेंसेशन ड्यू टू विच वी कैन डिफरेंशिएट द डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड। दो सेंसेशन है, लाउडनेस एंड पिच, जिसके द्वारा हम अलग अलग साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनको बिना देखे हम पहचान सकते हैं। ठीक है, फिर से वही कहूंगी कि डिटेल्स के अंदर हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर अभी पढ़ लेंगे तो अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, है ना? तो आपको टर्म पता होना चाहिए क्या है पिच एंड लाउडनेस। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं ह्यूमन ईयर की। ये हमारे सामने ह्यूमन ईयर की आपको इमेज नजर आ रही है। जो हमारा ह्यूमन ईयर है, मानव का जो कान है, वो 3 पार्ट्स में बटा होता है। किस किस में? आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? आउटर, मिडल एंड इनर। आउटर ईयर ये जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सा जो पोर्शन बाहर निकला हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला, ये क्या कहलाता है? हमारा पिना। क्या कहते हैं हम इसको? पिना। एंड व्हाट इज इट फंक्शन? इट वर्क्स, इट कलेक्ट्स दिस साउंड। जो बाहर की जितनी भी साउंड उसको कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहां से ये जो साउंड है ये सब कलेक्ट होती है और ये आपको एक कैनाल नजर आ रही है। इस कैनाल के बाद यहाँ पर ये क्या आ गया? हमारा बी पोर्शन यानी कि मिडल ईयर। यहाँ ये क्या है? हमारी बोन्स हैं। ये 3 बोन्स हमें यहाँ पर मिलती हैं। ये तीनों बोन्स क्या करती हैं? ये जो वाइब्रेशंस अंदर आए हैं इस कैनाल के थ्रू, इसको और मैग्नीफाई यानी कि और बढ़ा देती हैं। ठीक है, अब ये जो वाइब्रेशंस होते हैं आगे कहाँ जाते हैं? हमारे इनर ईयर के अंदर यानी कि सी पार्ट। यहाँ पर भी इसके अलग अलग पोर्शंस होते हैं और एक लिक्विड यहाँ पर भरा होता है। यहाँ पर क्या होगा? जो इनर ईयर है हमारा, इनर ईयर में जब ये साउंड जाएगी आगे मूव करते वाइब्रेशंस होंगे, वाइब्रेशंस मैग्नीफाई होंगे और यहीं पर एक लिक्विड भरा होता है और ये लिक्विड क्या करता है? ये जो वाइब्रेशंस आए हैं इनको सिंबल्स में कन्वर्ट करता है और जो हमारा ब्रेन जो नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड है ईयर से, वो इन सिग्नल्स को रीड करके वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ह्यूमन ईयर। डिटेल स्ट्रक्चर फिर से कह रही हूँ आपको, हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये आपको एक पता होना चाहिए कि हमारा जो कान है वो 3 पार्ट से बना होता है, आउटर, मिडल एंड इनर। आउटर जिसे हम पिना कहते हैं और वो जो वाइब्रेशंस है, साउंड है, उनको कलेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद मिडल जिसमें बोन्स होती हैं और ये बोन्स क्या करती हैं? जो साउंड है उसको मैग्नीफाई, जो वाइब्रेशंस है उनको मैग्नीफाई, क्योंकि जो वाइब्रेशंस आएंगे जब किसी हार्ड सरफेस पर टकराएंगे तो क्या होगा? वो बढ़ जाएंगे, है ना? और फिर इनर ईयर, यहाँ पर क्या होता है? ईयर ड्रम है, जब यहाँ पर साउंड टकराएंगे तो वाइब्रेशंस और ज्यादा डेवलप होंगे और फिर ये वाइब्रेशंस आगे जो है कैनाल के थ्रू कहाँ पहुंच जाएंगे? हमारे इनर ईयर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं और ये नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में सिंबल्स पहुंच जाएंगे, सिग्नल्स जो है वो पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन ईयर। अब देखिए हम यहाँ पर जो साउंड की टाइप है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए, जो साउंड है, जो ह्यूमन ईयर है, हर एक साउंड नहीं सुन पाता, ये हम सभी जानते हैं। हर तरह की जो साउंड है, जो तरह तरह के पक्षी हैं, तरह तरह के जीव हैं, हम सबकी आवाज नहीं सुन पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे कान की एक कैपेसिटी है, ठीक है, उससे कम या उससे ज्यादा की साउंड को हम नहीं सुन सकते। एंड दैट इज द ऑडिबल साउंड फॉर अस। क्लियर? ऑडिबल साउंड, श्रव्य ध्वनि जो हम सुन सकते हैं, वो कौन सी होती है? जो साउंड, जैसे मैंने आपको फ्रीक्वेंसी में कहा, तो फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज के अंदर। हर चीज की एक यूनिट होती है तो उसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो इसी तरीके से जो साउंड है वो हमारे लिए जो ऑडिबल है वो कितनी है? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20 से 20,000, 20 to 20,000 हर्ट्ज की जो साउंड है फ्रीक्वेंसी वाली, वही हम सुन सकते हैं। 20 से कम या 20 से ज्यादा ये साउंड हम नहीं सुन सकते। क्लियर? सो दैट इज द ऑडिबल साउंड। डन। अब जो 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड है, होती तो होगी ही, है ना, तो उसे हम क्या कह देते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड। दैट विल बी बिलो 20 हर्ट्ज।
20 हर्ट्ज से नीचे की जो साउंड है, 20 हर्ट्ज से कम की जो साउंड है, उन्हें हम क्या कह देते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड। और वहीं अगली जो आ जाती है हमारी अल्ट्रासोनिक, ठीक है, जो क्या आ जाएगी? अबव 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20,000 से ज्यादा की जो साउंड होती है उसे हम क्या कह देते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड हम कहते हैं। क्लियर? तो 3 तरह की साउंड आप जान रहे हैं। ऑडिबल, विच आर ऑडिबल बाय ह्यूमन बीइंग, जो हम सुन सकते हैं 20 to 20,000 हर्ट्ज। बिलो 20 हर्ट्ज इंफ्रासोनिक, अबव 20,000 हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक। क्लियर? आ गई आपको समझ में? अब यहीं पर हम देखें, जैसे डॉग है, ये लगभग 40,000 हर्ट्ज की जो साउंड है वो सुन सकते हैं। और आपने देखा होगा जो डॉग्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेन किया जाता है, जो गर्टन विसल होती है उसके थ्रू जो है, इसकी साउंड के थ्रू, इसकी आवाज के थ्रू इनको ट्रेन किया जाता है। क्लियर? इसी तरीके से बैट है, बैट जो है 20 से बिलो की भी सुन सकती है, 80,000 तक की जो साउंड है वो, हर्ट्ज तक की साउंड जो है वो सुन सकती है। और आप जानते हैं जो चमगादड़ है वो क्लियरली देख नहीं पाती है रात के समय, तो ये क्या करती हैं? ये साउंड जनरेट करती हैं, और जो भी इनका प्रे होता है, जो भी इनका शिकार होता है, जब वो या कोई भी ऑब्स्टेकल रास्ते में जो आती है उससे टकराकर वो साउंड इनके पास वापस आती है, तो उन सिग्नल्स को रीड करते हुए ये पता लगाती हैं कि आगे इनका प्रे है या कोई ऑब्स्टेकल है, तो इस बेसिस पर ये पता करते हैं। तो ये जो है साउंड हो गई अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और ऑडिबल। अब ये जो साउंड्स होती हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक साउंड की हम बात करें, इसको अलग अलग जगह पर यूज किया जाता है। जैसे अल्ट्रासाउंड, आपने मशीन नाम सुना है ना, तो अल्ट्रासाउंड जो रेज होती हैं, अल्ट्रासोनिक रेज होती हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर भेजी जाती हैं और बॉडी के अंदर का जो भी इमेज है वो लेकर के उसको डिटेक्ट किया जाता है। इसी तरीके से जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनके जो रिपेयरिंग का काम है वो इसी तरीके से किया जाता है। नेविगेशन की हम बात करें, नेविगेशन में भी हम अल्ट्रासोनिक जो वेव्स, जो साउंड वेव्स हैं उनको हम यूज करते हैं। क्लियर? तो ये अलग अलग यूजेस हैं जिनको हम आगे की क्लासेस में आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो मेन अभी हमें ध्यान रखना है कि साउंड जो है वो 3 तरह की हो गई। कौन कौन सी? ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक। ठीक है, अब यहीं पर जो हमारा अगला टॉपिक आ जाता है वो हमारा कहलाता है नॉइज पॉल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण। क्या होता है ध्वनि प्रदूषण? देखिए, हम अपनी म्यूजिक सुनते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वहीं अगर हम लाउड स्पीकर बिल्कुल कान के पास लगा के चलाएं तो क्या वो हमें अच्छा लगेगा? नहीं। सो द साउंड विच इज नॉट प्लीजेंट टू आवर ईयर्स, जो हमें हमारे कानों को अच्छी नहीं लग रही है, हमें परेशान करे, दैट विल बी नॉइज पॉल्यूशन। तो 80 dB की जो साउंड है वो हमारे लिए बियरेबल होती है। ठीक है, और जैसे ही इससे ऊपर की साउंड चली जाती है धीरे धीरे, यानी कि 80 से नीचे की हमें सुननी चाहिए, लेकिन 80 डेसिबल जो हम मेजर करते हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं डीबी। ठीक है, तो इससे ऊपर की जो जो साउंड होंगी वो हमारे लिए क्या होंगी? हमारे लिए अनबेरेबल होंगी, हम उन्हें सहन नहीं कर पाते। जैसे लाउड स्पीकर्स की हम बात करें, या ट्रेन के हॉर्न्स हैं, मशीनों की आवाज़ें हैं, इन सब की साउंड्स को डेसिबल में काउंट किया जाता है, अलग अलग साउंड्स होती हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है? नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर हम नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करें, जो हम सांस लेते हैं उसकी भी आवाज़ होती है, तो लगभग 10 डेसिबल को हम देखते हैं। और वहीं ट्रैफिक की अगर हम बात करें वो लगभग 70 डेसिबल तक हो जाता है। तो 80 डेसिबल से ऊपर जाते ही जो साउंड है वो हमारे लिए अनबियरेबल हो जाती है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया। एंड दैट कैटेगरी विल बी categorized as noise pollution. That sound will be categorized as the noise pollution. 80 डेसिबल से ऊपर जाते ही जो आवाज़ जो हमारे लिए असहनीय हो जाएगी वो हमारे लिए नॉइज पोल्यूशन कहलाएगी। और नॉइज पोल्यूशन हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से कि हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जैसे नींद की कमी होना, या हेडेक है, चिड़चिड़ापन है, बहुत तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब तरह तरह की जो डिजीज़ है, प्रॉब्लम्स है, नॉइज पोल्यूशन के कारण क्रिएट हो सकती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कम से कम हम साउंड को यूज़ करें, जैसे लाउड स्पीकर्स को अवॉइड करें, जो पर्टिकुलर टाइमिंग, जो गाइडलाइंस हमारे लिए दी गई है हम उनको फॉलो करें, ताकि जो हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं इन चीज़ों के लिए, तो उनको इस चीज़ का इफेक्ट कम हो और नॉइज़ पोल्यूशन का इफेक्ट हो हम अपने लेवल पर हम कम से कम कर सकें।
ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का चैप्टर साउंड, जिसमें हमने देखा कि साउंड है क्या, इसका कैसे जनरेट होती है, कैसे प्रोपेगेट होती है, मीडियम्स के थ्रू अगर हम देखें तो कैसे मूव करती है, शिलनेस है यानी कि पिच है, लाउडनेस है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड, इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा। हमने टाइप ऑफ साउंड पढ़ा, अल्ट्रासोनिक कौन सी होती है, इंफ्रासोनिक कौन सी होती है, ऑडिबल साउंड कौन सी होती हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हमने देखा कि कौन से जो जीव हैं वो किस तरह की साउंड को सुन सकते हैं, और ह्यूमन बीइंग की जो कैपेसिटी है वो कौन सी है, 20 to 20 हर्ट्ज तक की साउंड सुन सकते हैं, और 80 डेसिबल से ऊपर जाते हैं जो साउंड है वो हमारे लिए नॉइज पोल्यूशन का काम करती है, क्योंकि हमारे लिए अनबियरेबल होती है। क्लियर? तो आई होप ये चैप्टर आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट करें और आपको बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू।